नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम अगले 5 दिनों में देश भर में कहां पर कितनी बारिश होगी उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साइक्लोन के बारे में भी बात करेंगे। अभी साइक्लोन के ट्रैक में थोड़ा सा चेंजेस आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में अभी का लेटेस्ट कंडीशन क्या है उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर दूंगा मैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो सबसे पहले सैटेलाइट इमेज के हिसाब से बात करते हैं। तो ये आज का सैटेलाइट मैप है। इसमें पश्चिमी विक्षोभ से पहले शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ को साफ साफ देखा जा सकता है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास में यहाँ पर आ चुका है। और ये धीरे धीरे करके ऐसे ट्रैक फॉलो करते हुए पूर्व दिशा की ओर आगे जा रहा है। और ये कल से ही उत्तर भारत के साथ उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत के कई हिस्सों को प्रभावित करना स्टार्ट कर देगा। और पाकिस्तान के उत्तरी भागों के साथ मध्य भाग और दक्षिणी पूर्वी इलाकों में भी कुछ बारिश की गतिविधियां बढ़ा सकता है। बट पाकिस्तान के हिस्सों में कोई ज़्यादा इसकी वजह से भारी बारिश होगी ऐसा लग नहीं रहा है। उत्तर पाकिस्तान के हिस्सों में ही कुछ भारी बारिश हो सकता है कि स्नोफॉल के साथ हो जाए। बट इसका जो मेजर इफेक्ट होगा वो मध्य भारत के हिस्सों में और जो पश्चिमी भारत के हिस्सों में ही देखने को मिल सकता है। इसके बारे में हमने कल भी बात किया था। और अरेबियन सी के दक्षिणी पूर्वी भागों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन को भी देखा जा सकता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में पश्चिमी विक्षोभ के साथ ये सर्कुलेशन के बीच में ट्रफ बनने वाला है कल के आसपास से। और इसकी वजह से बहुत बड़े हिस्सों में भीषण बारिश ये हो सकता है। मध्य भारत के हिस्सों में बहुत बड़े हिस्सों में व्यापक बारिश हो सकता है, खास करके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र के साथ राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी भाग में और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इस सब हिस्सों में भी बारिश ये बढ़ा सकता है। इवन उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में हल्की बारिश की कंडीशन देखने को मिल सकती है इसकी वजह से। तब चलिए बात करते हैं अगले 5 दिनों में देश भर में कहां पर कितनी बारिश हो सकती है। तो आज 25 नवंबर यानी कि शनिवार है। अगले 24 घंटे में यानी कि आज आपको भारी बारिश तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के कुछ भागों में देखने को मिल सकती है। इसके साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ गस्टी विंड्स जैसी कंडीशन भी केरला, लक्षद्वीप के साथ जो पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ से लेकर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात के कुछ भागों के साथ साथ जो उत्तर केंद्रीय कर्नाटका के साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के हिस्सों में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकते हैं अगले 24 घंटे में यानी कि आज। तो 26 नवंबर को अगर हम देखें तो 26 नवंबर पे पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बहुत बड़े हिस्सों में देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश, गुजरात के हिस्सों में, महाराष्ट्र के हिस्सों में। तो इसकी वजह से भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है राजस्थान के पूर्वी भाग के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, अंडमान निकोबार आइलैंड से लेकर गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के हिस्सों में भारी बारिश जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ गस्टी विंड्स भी देखने को मिलेगी। राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ जो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इसके साथ लाइटनिंग जैसी कंडीशन भी मध्य प्रदेश, विदर्भ से लेकर राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा से लेकर केरला और लक्षद्वीप के कुछ भागों में भी आपको देखने को मिल सकती है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ गस्टी विंड्स और हेल स्टॉर्म जैसी कंडीशन भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है 26 नवंबर को। और 27 नवंबर के बारे में बात करें तो 27 नवंबर पे भारी बारिश आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास में देखने को मिल सकती है। और हेल स्टॉर्म के साथ जो गस्टी विंड्स, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग जैसी कंडीशन भी उत्तराखंड के साथ मध्य प्रदेश, इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान से लेकर हिमाचल प्रदेश, विदर्भ से लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड से लेकर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, केरला के साथ लक्षद्वीप के हिस्सों में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ गस्टी विंड्स और हेल स्टॉर्म जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। तो 28 नवंबर पे भारी बारिश आपको अंडमान निकोबार आइलैंड के हिस्सों में देखने को मिल सकती है। इसके साथ केरला के हिस्सों में और लक्षद्वीप के हिस्सों में भी देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, कोस्टल कर्नाटका से लेकर केरला के हिस्सों में और लक्षद्वीप के हिस्सों में मॉडरेट रेनफॉल के साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है 28 नवंबर को। तो यहाँ पर हमने अगले 5 दिनों में देश भर में कहाँ पर कितनी बारिश होगी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उसके बारे में बात कर लिया है। तो अभी चलिए साइक्लोन के बारे में बात करते हैं कि जो साइक्लोन का फॉर्मेशन करने वाला है उसके ट्रैक में क्या चेंजेस आया है और अभी का ट्रैक प्रिडिक्शन क्या हो सकता है। तो अभी बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम का फॉर्मेशन करने वाला है वो जो दक्षिण चीन सागर में जो अभी सिस्टम का रिमिनेंट है उसका कुछ भाग अंडमान सागर पे एंटर कर सकता है, खास करके 26 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच में। और वो अभी के फोरकास्ट के हिसाब से 28 नवंबर के आसपास दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में उसकी वजह से एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर सकता है और वो और भी इंटेंसिफाई करते हुए
पश्चिम दिशा में ऐसे आगे जाएगा। तो इस ट्रैक के हिसाब से हम देख ही सकते हैं कि इसका ट्रैक कुछ मोस्टली ऐसा ही रहने वाला है। यहाँ तक आने के बाद ये ऐसे ट्रैक फॉलो करते हुए जो बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों के साथ वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल की तरफ ये जा सकता है। यही तक ही ट्रैक साफ है कि यहाँ तक ट्रैक आएगा। उसके बाद मॉडल्स में कन्फ्यूजन है मतलब जीएफएस तो बिल्कुल ही अलग ही फोरकास्ट कर रहा है। जीएफएस मॉडल तो डायरेक्टली सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के आसपास नहीं बल्कि वो अंडमान सी से ही सिस्टम को रिकर्व करके बांग्लादेश भेज रहा है, जो कि बाकी कोई भी मॉडल्स इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम मॉडल्स यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इसका ज़्यादा ही पश्चिम की तरफ इसका ट्रैक रहेगा टुवार्ड्स वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, यानी कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्ट के आसपास में ये सिस्टम आ सकता है। मैक्सिमम मॉडल्स इसी का ही सपोर्ट कर रहे हैं, बट जीएफएस मॉडल अपना अलग ही फोरकास्ट कर रहे हैं, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। तो ईसीएमडब्ल्यू मॉडल के हिसाब से अगर हम पहले देखेंगे तो ये ईसीएमडब्ल्यू मॉडल है। तो इसमें ईसीएमडब्ल्यू मॉडल भी वही इंडिकेट कर रहा है कि ये 28 नवंबर के आसपास लो प्रेशर का फॉर्मेशन करेगा दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद वो ऐसे ट्रैक फॉलो करके 29 नवंबर के आसपास डिप्रेशन का फॉर्मेशन करा सकता है साउथ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पे। उसके बाद वो वही जगह पे इंटेंसिफाई करते हुए 1 दिसंबर के आसपास चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है, यानी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म का फॉर्मेशन कर सकता है, जो कि कन्फर्मेशन अभी काफ़ी ज़्यादा ये बोला जा सकता है कि साइक्लोन का फॉर्मेशन करने वाला है। मिचायुंग उसका नाम होगा बनने के बाद। और ईसीएमडब्ल्यू मॉडल के हिसाब से 3 दिसंबर के आसपास ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों के आसपास ये जा सकता है। बट इसके बाद इसका ट्रैक क्या होगा अभी मॉडल की तरफ से अभी इसका कोई फोरकास्ट नहीं आया है। बट यहाँ पर मैक्सिमम मॉडल्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सिस्टम पश्चिमी सेंट्रल बे ऑफ बंगाल की तरफ आएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों के साथ तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों के आसपास ये सिस्टम आ सकता है। उसके बाद इसका 2 पॉसिबिलिटीज होगा। पहला ये हो सकता है कि ये तमिलनाडु के या आंध्र प्रदेश के आसपास कहीं पे भी लैंडफॉल कर जाए, या ये रिकर्व करके फिर से उत्तर दिशा में जाके उड़ीसा या वेस्ट बंगाल की तरफ या बांग्लादेश की तरफ भी जा सकता है। बट अभी के हिसाब से ये दोनों का चांसेस 50% के आसपास मान के चल सकते हैं। तो जो सीएमसी मॉडल है वो भी कुछ ऐसा ही प्रेडिक्शन कर रहा है। अगर सीएमसी मॉडल को देखें तो ये भी देखिए सीएमसी मॉडल भी वही इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम का रिमिनाट अंडमान सागर पे 27 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के आसपास एंटर करेगा। उसके बाद वो लो प्रेशर का फॉर्मेशन उसी जगह के आसपास करेगा और वो इंटेंसिफाई करके साइक्लोन का इंटेंसिटी हासिल करके आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों के आसपास और दक्षिणी उड़ीसा के आसपास जा सकता है। तो जीएफएस मॉडल को देखेंगे तो जीएफएस मॉडल बिल्कुल ही अलग ही फोरकास्ट कर रहा है। जैसे मैंने बोला कि वो दिखा रहा है कि अंडमान सागर से ही सिस्टम रिकर्व कर जाएगा टुवर्ड्स बांग्लादेश म्यांमार। ऐसा कोई भी मॉडल का तरफ से ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है। मैं जीएफएस को रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट यही रियलिटी है कि जीएफएस मॉडल बहुत ही घटिया फोरकास्ट कर रहा है। ऐसा मतलब मैक्सिमम मॉडल्स यही सपोर्ट कर रहे हैं कि ये सिस्टम ज़्यादा ही पश्चिम की ओर आएगा और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों के साथ तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों के आसपास आएगा। उसके बाद उसका रिकर्वेचर हो सकता है, बट ये तो बिल्कुल ही ऐसा दिखा रहा है कि अंडमान सी से ही सिस्टम रिकर्व करके बांग्लादेश म्यांमार की ओर जाएगा, जो कि इस टाइम पे ऐसा ट्रैक मतलब होता नहीं है ज़्यादातर। मैक्सिमम क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से यहाँ जो दिसंबर मंथ में जो साइक्लोन बनता है वो मोस्टली तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की ओर ही जाता है। कुछ होता है कि रिकर्व करके बांग्लादेश या वेस्ट बंगाल की तरफ जाते हैं, बट अभी ऐसा ट्रैक मोस्टली होना मतलब ज़्यादा संभव नहीं लग रहा है जो जीएफएस मॉडल इंडिकेट कर रहा है। हालांकि आने वाले टाइम पे ऐसा संभव हो सकता है कि यह सिस्टम थोड़ा सा और ज़्यादा पश्चिम की ओर ट्रैक को दिखाए, क्योंकि एनसेम्बल जो मॉडल्स जो जीएफएस के हैं वो भी अभी सपोर्ट कर रहे हैं कि सिस्टम का ट्रैक ज़्यादा ही वेस्ट हो सकता है। तो देखें एनसेम्बल फोरकास्ट को देखिए तो एनसेम्बल जो मेंबर्स मैक्सिमम दिखा रहे हैं कि उड़ीसा वेस्ट बंगाल के आसपास में भी वोर्टिसिटी आ सकता है सिस्टम का। बट जैसे मैंने बोला कि अभी काफ़ी टाइम है, जब तक सिस्टम अंडमान सी पे एंटर नहीं करता तब तक इसके बारे में थोड़ा सा अभी भी कन्फ्यूजन जारी है। बट अभी एक तरीके से साफ हो चुका है कि सिस्टम का ट्रैक क्या हो सकता है। 27 नवंबर के आसपास लो प्रेशर का फॉर्मेशन करेगा, 28 नवंबर पे डिप्रेशन का फॉर्मेशन करेगा दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद वो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए पश्चिम सेंट्रल बे ऑफ बंगाल की तरफ आएगा। यहाँ तक ऐसे आने के बाद ये यहीं पे इंटेंसिफाई और भी ज़्यादा करेगा। उसके बाद ट्रैक क्या रहेगा अभी इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं आया है। तो ECMWF मॉडल के एनसेम्बल को भी देखेंगे तो मैक्सिमम एनसेम्बल फोरकास्ट जो ECMWF के है वो भी बिल्कुल वैसा ही फोरकास्ट कर रहे हैं। कुछ ही ट्रैक है जो कि उत्तर दिशा में आगे जा रहा है ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं, बट मैक्सिमम ट्रैक्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि मैक्सिमम ट्रैक्स तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश की तरफ जा रहा है सिस्टम, इसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी कई सारे मॉडल्स को देखने के बाद यही बोला जा सकता है कि अभी के हिसाब से तमिलनाडु के जो उत्तरी इलाकों के साथ आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में ही अभी चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है सिस्टम का लैंडफॉल का या सिस्टम का इम्पैक्ट का। बट फिर भी कुछ ट्रैक्स ऐसा है जो कि सिस्टम के ट्रैक को रिकर्व दिखा रहे हैं टुवार्ड्स
ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश। बट फिर भी यही बात साफ हो चुका है कि सिस्टम किसी भी तरह करके पश्चिम केंद्रीय बंगाल की खाड़ी में वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल की तरफ आएगा, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग के साथ उत्तरी तमिलनाडु के आसपास ये सिस्टम आएगा। उसके बाद इसका दो ट्रैक्स हो सकता है, या तो ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की ओर ही लैंडफॉल कर जाएगा, या तो रिकर्व करेगा उत्तरी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश यहाँ तक भी इम्पैक्ट करके जा सकता है। तो ये दोनों का चांसेस 50-50% के आसपास में है, दोनों का ही चांसेस है। तो जब तक सिस्टम बंगाल की खाड़ी तक नहीं आ जाता तब तक इसके ट्रैक्स को लेकर पूरा सटीक क्या होगा उसके बारे में बोलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो हमें पूरा सतर्कता रखने की ज़रूरत है पूरे भारत के तटों में, तमिलनाडु से लेकर वेस्ट बंगाल तक और बांग्लादेश तक भी सतर्कता रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सिस्टम कहीं पर भी जा सकता है, इसको इनकार नहीं कर सकता। और इंटेंसिटी अभी के हिसाब से सीवियर साइक्लोन पकड़ के चल सकते हैं कि सीवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी और मे भी वेरी सीवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी भी सिस्टम हासिल कर सकता है, इसको भी इनकार नहीं कर सकते। तो और 2 दिन के बाद इसके बारे में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ सकता है, ट्रैक के मामले में इंटेंसिटी और क्या बढ़ेगा या घटेगा, और कहाँ पर सबसे मेजर इफेक्ट बारिश का, विंड का देखने को मिल सकता है, उसके बारे में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन अगले 2 दिनों के अंदर मुझे मिलेगा, जो कि मैं अगले वीडियो पे आपको इसके बारे में और भी जानकारी दे सकता हूँ। तो ये वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।